हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम फंडामेंटल राइट देख रहे हैं भारतीय संविधान में। फंडामेंटल राइट के इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं, जिसमें कि हमने फंडामेंटल ह्यूमन राइट ये क्या होते हैं इनको देखा था। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया था, फिर उसकी विशेषताएँ, स्वरूपों को देखा था और उसके बाद में हमने समानता के अधिकार को कवर किया था। तो अगर आपने वो पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं, तो वो ज़रूर देखना आप प्लेलिस्ट में जाकर। और आज हम देखने जा रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार से आगे के अधिकारों को। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं शेयर किया है दोस्तों के साथ तो शेयर कर दिया करो, है ना? जिससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अब हम देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फंडामेंटल राइट हमने जैसा कि आप लोग कोई नए हो इस वीडियो पर, तो हमने देखा था कि ये भाग किसमें है, तो हमें पता था कि ये भाग कौन-सा है, तीसरा है, ठीक है? आर्टिकल कौन-सा बताया था हमने? तो आर्टिकल आपको बताए थे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है? ये फंडामेंटल राइट के। अब इसमें हमने देखा था कि कितने फंडामेंटल राइट हैं हमारे, तो मूल संविधान में 7 थे, फिर 6 रह गए, तो हमने 6 को भी कवर कर रहे हैं एक-एक करके। सबसे पहले वाला हमने किया था समानता का अधिकार, ठीक है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का देखा था। आज हम देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? उससे आगे वाले भी देखेंगे आज, ठीक है? कोशिश करेंगे कि 1 से सवा घंटे की क्लास करें, वो ज़्यादा हो जाती है, आप लोग कहते हैं फिर ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी ये दूसरा जो वाला जो अधिकार है, पहला हमने पढ़ लिया था, समानता का अधिकार, आज हम देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी दूसरा अधिकार। तो दूसरे अधिकार में 19 से 22 आर्टिकल तक दिए गए हैं। कहाँ से? 19 से 22 आर्टिकल तक। तो हम एक-एक आर्टिकल करके इसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि वाक या यानी विचार, वाक का मतलब कहने का मतलब क्या है? कहना, यानी विचार यानी थॉट डेवलप करना या थॉट आपको दूसरे को बताना, है ना? आपके थॉट दूसरे को बताना, यानी कह सकते हो विचार या थॉट। तो वाक की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, इसमें कहने का तात्पर्य ये है, वाक और अभिव्यक्ति के बारे में इसमें बात की गई है। अब इसे एक-एक करके देखते हैं। देखो एक्चुअली में है क्या, आर्टिकल 19 है, उसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 19 के सब क्लॉज़ों में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल सब क्लॉज़ जो दिए गए, प्रावधान दिए गए हैं, उसी में आर्टिकल 91 के तहत सब क्या दिए गए? तुम्हारे अधिकार दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 19 का 2 सब क्लॉज़ 3, सब क्लॉज़ 4 ऐसे करके वो क्या दिए गए हैं? अपवाद दिए गए हैं। उन्हें हम अपवाद को अलग से पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आर्टिकल अगर जो 19 वन ए में देखा जाए, यानी अनुच्छेद 19 एक का या ए कहोगे, तो इसमें क्या दिया गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने और अभिव्यक्त करने, ठीक है? अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकालने, यानी बोलने की क्या दी गई है? फ्रीडम दी गई है, यानी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अब देखो अच्छा ये बताओ, हम किसी से बोलना चाहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है अनलिमिटेड हमें स्वतंत्रता दे दी गई कि किसी को गाली दो या किसी से कुछ भी कहो या कोर्ट की अवमानना करो या देश के खिलाफ बोलो, ऐसा तो नहीं है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि स्वतंत्रता तो है वाक और अभिव्यक्ति की, लेकिन उसमें क्या है, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो अपवाद का तो आप प्रतिबंध भी बोल सकते हो। क्या? प्रतिबंध भी बोल सकते हो। ठीक है? प्रतिबंध, तो प्रतिबंध या अपवाद एक ही बात है। इसमें प्रतिबंध क्या दिया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 1 सब क्लॉज़ 1 का सब क्लॉज़ ए का अगर देखा जाए कि अपवाद कौन-सा है? तो अपवाद 19 सब क्लॉज़ 2 है, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था और शिष्टाचार या न्यायालय की अवमानना या मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन या भारत की प्रभुता, अखंडता आदि के बारे में अगर कोई ऐसी बात करता है, यानी इन्हें प्रभावित करता है, तो फिर क्या है उसकी स्वतंत्रता पर बैन लगाया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? क्या-क्या? राज्य की सुरक्षा, ठीक है? राष्ट्र की सुरक्षा, सुरक्षा होना चाहिए, है ना? सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्वरक्षा का मतलब हो जाएगा अपनी रक्षा, है ना? सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, यानी उसके बाद अपराध के लिए प्रोत्साहन कोई कर रहा हो, कोई भारत की प्रभुता, अखंडता को कह सकते हो प्रभावित कर रहा हो, तो क्या किया जा सकता है? उसके अधिकारों पर कौन से अधिकार? बोलने और अभिव्यक्त करने वाले अधिकारों पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है?
क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा अधिकार है आर्टिकल 19 में ही, अभी हम इसकी एक आपको बहुत तरीका अच्छा बताएंगे पढ़ने का, ध्यान रखना। आर्टिकल 19 एक का सब क्लॉज बी है, वो क्या है, कहता है वो शांतिपूर्ण और निरायुध, निरायुध का मतलब है बिना हथियार के, क्या, बिना हथियार के, बिना हथियार, हथ सॉरी बिना हथियार, बिना हथियार के, ठीक है। निरायुध का मतलब होता है बिना हथियार के, ठीक है। बिना हथियार के सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। तो ये क्या कह रहा है, शांतिपूर्वक और निरायुध यानी बिना हथियार के सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता इतनी दी गई सम्मेलन करने की कि ये भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या करे, प्रभावित करे, या लोक व्यवस्था को प्रभावित करे, यानी जो पब्लिक कह सकते हो लॉ है, या पब्लिक यानी जो कह सकते हो सिस्टम है, उसे प्रभावित करे, हमारी कानून व्यवस्था को प्रभावित करे, तब क्या होगा, तब फिर इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। दूसरी बात कि उन आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता भी किसमें दी गई है, आर्टिकल 19 के वन सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में दी गई है, ठीक है। अब इसी का अपवाद क्या है, अपवाद वही वाले अपवाद रहेंगे, सदाचार या लोक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता अखंडता को प्रभावित ना करे, ठीक है। ये वाली, अगर ऐसा नहीं है कि आप संघ बना रहे हो, संघ बना दो आतंकवादी संगठन, तब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, जो कि हमारे भारत को प्रभावित करे, उसकी लोक व्यवस्था को, उसकी प्रभुता अखंडता को, ठीक है। तो ये चीज ना करे संघ बनाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी, ठीक है, मतलब कह सकते हो अनुच्छेद 19 का 1 का डी, ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन और घूमने या घूमने की स्वतंत्रता, कहने का तात्पर्य है, ये क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो, यानी घूम सकते हो, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। अब इसके लिए संरक्षण कहाँ पर दिया गया, किसे किसे दिया गया, यानी अपवाद क्या है, तो जैसे आपने देखे होंगे शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, है ना, वहाँ पर क्या है, परमिट लेने पड़ते हैं कुछ जगह के, ठीक है। जब आप जाओगे तो पता चलेगा क्या करना पड़ता है, परमिट लेने पड़ते हैं। तो परमिट लेने पड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के जो जगह हैं, उनमें क्या है कि उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता, उनका खान-पीन, उनकी रहन-सहन, उसे सुरक्षित करने की बात की गई है इसमें, ठीक है। यानी उसे प्रभावित ना करें आप घूमें तो, ठीक है। और साधारण जनता को प्रभावित ना करें, यानी आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, जबरदस्ती किसी के घर में थोड़ी घूमेंगे, है ना। जबरदस्ती आप ऐसा नहीं हो कि संग बना के और फिर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सबके यहाँ घूम रहे हैं, ये ऐसा नहीं घूमना, है ना। तो क्या है, साधारण जनता के हितों को भी संरक्षण दिया गया, यानी इनके हितों को भी प्रभावित करोगे तब भी आपके घूमने पे क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई, तो कह रहा है ये कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य है, ये क्या कह रहा है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है, आप वहां कहीं भी बस सकते हो, रह सकते हो, यानी निवास कर सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी अपवाद कौन से हैं, तो आर्टिकल 19(5) के ही अपवाद इसके लिए लागू होते हैं। क्या कि शेड्यूल ट्राइब वाले यानी एसटी के जो एरियाओं का उनका संरक्षण किया गया है और साधारण जनता के हितों का संरक्षण किया गया है, यानी इनसे संबंध अगर कोई बात आती है तो आपको बसने से रोका जा सकता है कहीं पर, ठीक है, या मकान बनाने से रोका जा सकता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो इसके बीच में आर्टिकल कौन सा आएगा, आप देखो ई के बाद में कौन सा आना चाहिए, एफ आना चाहिए। एफ में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना, यानी संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि उन जो 19 है, 19 वन का एफ है, उसी में उसमें और आर्टिकल 31 में मिला के संपत्ति का अधिकार था। तो वो आपको पता है कि जो कब हटाया गया, तो 78वें संविधान सॉरी 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसीलिए क्या है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज जी, इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई वृत्ति, यानी कोई वृत्ति का मतलब होता है कोई कार्य, ठीक है, आजीविका के लिए कोई काम करना, ठीक है, व्यापार करना, कारोबार करना, इस सब की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। किसके क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में, यानी भारत के अंदर अंदर, ठीक है, भारत के बाहर की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की
स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन इसमें भी वही चीज़ें हैं, अपवाद क्या है? अपवाद ये है, साधारण जनता के हितों को संरक्षित किया गया है, यानी उनके हितों को प्रभावित ना कर रहे हो, ठीक है? व्यापार ऐसा ना हो कि किसी केमिकल का कर रहे हो, जिससे क्या है, जनमानस प्रभावित हो रहा हो, यानी ऐसा ना हो कि किसी में मिलावट के आप चीज़ व्यापार कर रहे हो, जैसे त्योहार पे मिठाइयाँ मिलावट की मिलती हैं, या मान लो चलो मिल्क में, हमारे यहाँ भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि मिल्क में, पनीर में, बहुत सारी चीज़ों में क्या है, मिलावट की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए, यानी जनता के हितों का संरक्षण करना है, आप कारोबार करो, लेकिन क्या है, जनता के हितों को प्रभावित ना करो। तकनीकी योग्यता, अब मान के चलो, अब आपको कि सबको क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कैसे मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि कोई मान लो तकनीकी योग्यता रखता है, कोई अपना पेटेंट करा लेता है, तो उसका वो अधिकार रहेगा, ठीक है? या राज्य क्या करे, कोई निर्णय ले कि हम किसी व्यक्ति को प्रॉपर रोज़गार देंगे, या मान लो कोई एक कानून के तहत किसी महिलाओं को प्रॉपर दे रहा है, या कि युवाओं को अलग से छाँट रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अलग हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य है, ये अपवाद हैं और ये क्या है, उसकी मूल भावना है, ठीक है? अब देखो, इसे शॉर्ट तरीके से याद कर लो। अच्छा, एक बात बताओ आप कि सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन करने का, यानी बोलने का अधिकार होना चाहिए। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक किसी से बात नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला अधिकार कौन-सा है? 19 वन ए में वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता, यानी बोलने की और विचार रखने की, यानी थॉट रखने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद जब बोलोगे, आप किसी से कहोगे कि भई अब हमें कुछ करना है, तो करना क्या है? दूसरे में क्या कह रहा है? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन या सभा करने की। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई सब लोग इकट्ठे हो जाओ, बात करते हैं। वो कैसे? इकट्ठे होके, यानी सभा और सम्मेलन के तौर पर, यानी सभा बनाते हैं, ठीक है? तो बोले, बोल के क्या किया हमने? सभा इकट्ठी की। अब सभा जब बन गई तो उसमें क्या हुआ? सभा में बात हुई, कुछ हो ऐसे, है ना? सभा में बात हुई, बात होने के बाद हमने सोचा कि क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है? तो ये सब व्यवस्था किसमें है? जब कोऑपरेटिव जब मान लो आपने सम्मेलन किया, आप सही में बात की मिलके कि अब क्या करें? तो क्या करें? क्या संघ बनाते हैं, तो संघ बन गया, ठीक है? अब जब संघ बन गया, अब उसके बाद में क्या करोगे? संघ बना के फिर तो कुछ न कुछ तो काम करोगे, तो फिर क्या करोगे? भारत के अब किस क्षेत्रों में घूम रहे हो, है ना? अब घूम किसके लिए रहे हो? तो घूम रहे हो आप किसके लिए? कि भाई हम क्या करें, कहीं निवास करें, कहीं देखें घर-वर कहाँ बना सकते हैं हम, कहाँ नहीं बना सकते, है ना? तो बसने के लिए क्या कर रहे हैं, घूम-घूम के हम देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ हम बस सकते हैं, ठीक है? अब जब बस गए तो फिर खाने-पीने, आजीविका का भी सुविधा होनी चाहिए, यानी वो भी हमें काम करने चाहिए। जब बस जाओगे तो सिर्फ़ घर बसने के बाद तो चलता नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए, काम भी करना आना चाहिए, काम भी नहीं करोगे तो क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो खर्चा कहाँ से होगा? तो जब बस गए हो तो फिर क्या करोगे, आजीविका के लिए साधन, यानी व्यापार-वाणिज्य भी करोगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पहले बोलोगे, फिर क्या होगा, सम्मेलन वगैरह करोगे, फिर संघ बनाओगे, संघ बना के फिर घूमोगे, देखोगे कहाँ-कहाँ बस सकते हैं। तो ये बसने की बात करी, निवास करने की बात कर रहा है, और निवास कर लोगे तो उसके बाद क्या है, पेट पालने के लिए, आजीविका के लिए क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है? तो ये तो क्या था, आर्टिकल 19 था, ठीक है? तो इसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, ठीक है? जो कौन-सी हैं, वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, या संघ बनाने की, और तीसरी क्या है, संघ बनाने की या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, और चौथी है भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी घूमने की स्वतंत्रता, पाँचवीं है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और छठवीं है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार, वृत्ति का मतलब होता है कार्य, ठीक है? कोई भी कार्य करने, आजीविका का साधन मतलब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, वो करने के लिए व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फिर हम। अब हम आर्टिकल देखते हैं 20, ठीक है? आर्टिकल 20 देखते हैं। अब 20 में क्या कह रहा है? कोई बता सकते हैं? क्यों भई? इसमें क्या कह रहा है? अपराधों के बारे में बात की जा रही है, यानी अपराधी कोई व्यक्ति है, उसके बारे में दोष सिद्धि के बारे में बात की जा रही है। यानी एक कोई अपराधी है, उसको किस-किस तरीके से दोष सिद्धि यानी दोष दिया जा सकता है या उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक है? उसके ब क्योंकि भाई एक बात बताओ, अब दोषी कोई हो गया, तो उसे उसके भी कुछ अधिकार है ना, तो उनको भी संरक्षित करना है, तो वो भी किसमें रहेंगे? वो भी इसी में रहेंगे आर्टिकल 20 में, ठीक है ना? आर्टिकल 20 की बात की जाए, तो इसमें 3 प्रकार मिलते हैं। 3 प्रकार कौन से मिलते हैं, कोई बता सकते हैं? क्यों भई? 3 प्रकार कौन से हैं आर्टिकल 20 के? तो हेडिंग डालो, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों आर्टिकल 20, ठीक है? इसमें लिखेंगे अपराधों
अपराधों के लिए दोष सिद्धि दोष सिद्धि दोष सिद्धि के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 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 ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अपराधियों, देखो अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति होते हैं ना, उनके भी तो कुछ अधिकार है ना, तो उनके लिए ही कह सकते हो आर्टिकल है। तो आप लिखना चाहो सिंपल भाषा में से लिख लो, अपराध में दोषी पाए गए लोगों की सुरक्षा, है ना। इसमें क्या किया गया है, अपराध में दोषी पाए गए लोगों की या लोगों को सुरक्षा, ठीक है, क्या करता है, सुरक्षा दी गई है, ठीक है, ठीक है, सुरक्षा दी गई है। अगर आपसे सिंपल भाषा में पूछे, देखो इसके 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 20 में क्या है, 3 तरह के आर्टिकल हमें दिखाई देते हैं। अब 3 तरह के आर्टिकल कौन से हैं, देखो फिगर के थ्रू जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, ठीक है। इसमें एक एक करके हम सारी चीजों को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों भाई, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अब कार्योत्तर विधि होती क्या है, क्यों, कार्योत्तर विधि होती क्या है, बताएंगे कोई। देखो कार्योत्तर विधि तो अच्छा गलत लिख दिया कुछ, कार्योत्तर ठीक लिखना चाहिए, कार्योत्तर होता है, ये सही है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि का मतलब ये है कि वर्तमान में जो विधियां हैं, यानी पहले से विधि बनी हुई है, जैसे मान के चलना किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया, आज से पहले की जो विधि है वही उस पर मान्य होगी। क्या होगा, आज से पहले की विधि ही उस पर मान्य होगी। अगर उसके समय पर, यानी जब वो क्या अपराधी हो गया है, सॉरी दोष में आ गया है, यानी दोष उस पर लग गया है, ठीक है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन तो दोष सिद्ध होने के लिए अब उस पर कोई विधि की धाराएं बढ़ाई नहीं जा सकती। कहने का मतलब जैसे जैसे ये समझो कि कोई अपराध के लिए कोई क्या किया, कि उसके लिए हमने क्या किया कि ये अपराधी व्यक्ति है, हमने अभी अपराधी के लिए क्या किया, अभी ये डिनोट किया, कह सकते हो उसे अपराधी के लिए अभी अपराध हमें अपराधी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जब तक अपराधी जब तक नहीं बोला जाता है, जब तक यह न्यायालय उसे दोषी न ठहरा दे। तो दोषी होने से पहले, यानी उस पर बात दायर होने से बाद में और दोषी होने के पहले कोई भी कानून में अगर संशोधन होता है तो उसे कम तो किया जा सकता है सजा वगैरह को, लेकिन बढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो लिख लो इसमें, देखो को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को विधि से संबंधित, ऐसे लिखो, विधि से संबंधित विधि से संबंधित विधि से संबंधित नहीं, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, विधि से दंडित, ऐसे लिखो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति को विधि से दंडित किया जाता है या किया जा सकता है, किया जा सकता है
ठीक है? किसी को उस विधि से ही किसी व्यक्ति को उस विधि से ही दंडित किया जा सकता है जो वर्तमान में लागू हो लागू हो। ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या है कि उसी विधि से किसी को कह सकते हो दोषी ठहराया जा सकता है या उस पर केस चलाया जा सकता है जो क्या है विधि वर्तमान में लागू है। अगर कोई विधि दोबारा लागू हो रही है उसके कह सकते हो अपराध करने के बाद में, ठीक है? तो उसमें क्या होगा अगर जो उसी अपराध के लिए दंड बढ़ा दिया गया है तो उस पर लागू नहीं होगा और अपराध के लिए दंड घटा दिया है तो लागू हो जाएगा उस पर। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है? देखो दूसरा क्या है, दूसरे में बात की गई है दोहरे जोखिम से संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, दोहरे जोखिम से संरक्षण क्या किया गया है, दोहरे जोखिम से संरक्षण की बात की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार-बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार-बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसे एक बार ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है? तो एक व्यक्ति को ऐसे लिख दो, एक अपराध के लिए अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक बार एक बार से अधिक से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। दंडित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही अपराध के लिए बार-बार दंडित नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है। ठीक है? यानी ये क्या कहता है, अगर किसी ने कोई अपराध किया भी है, तो उस अपराध के लिए जितना एक बार उसमें दंडित करने का प्रावधान है, उतना ही दंडित किया जाएगा, उसके लिए बार-बार दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें नोट करके आप लिख सकते हो कि इसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पे ये लागू नहीं होता है ना? सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। यानी उन्हें तो जितने बार वो गलत काम करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा, ठीक है? सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है? सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी कर्मचारी अगर जो बार-बार अपराध करेगा, एक ही जैसा अपराध करेगा, तो उसे क्या किया जाएगा? उसे बार-बार दंडित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपराध अगर ऐसे एक बार ही सज़ा मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? कि नहीं तो फिर वो बार-बार करेगा अपराध। ठीक है? तो बार-बार कहने का तात्पर्य है अगर किसी ने एक ही अपराध किया है, जैसे मान के चलना, किसी ने किसी को पीट दिया, अब उसके लिए ऐसा नहीं कि एक बार उसे दंडित कर दिया, फिर उसके बाद बिना पीटे ही फिर दोबारा और दंडित कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है। अगर जो अपराध दोबारा कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा? दोबारा सज़ा मिलेगी। ठीक है? अब तीसरे में क्या है? इसमें कहता है आत्म-अभिशासन से संरक्षण। यानी इसका मतलब क्या है आत्म-अभिशासन से संरक्षण का? यानी कहने का तात्पर्य है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है कोई। आत्म आत्म-अभिभाषण या अभिशासन आत्म-अभिशासन से संरक्षण। ठीक है? संरक्षण। कहने का तात्पर्य बस ये है कि अपने खिलाफ या अपने विरुद्ध कोई व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता है। देखो, अपने विरुद्ध या अपने खिलाफ कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता।
नहीं दे सकता, दे सकता। ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि उसे अपने खिलाफ गवाही पर क्या दिया गया है? रोक लगाई गई है। क्या दिया गया है? रोक लगाई गई है। ठीक है? अपने खिलाफ गवाही पर रोक लगाई गई है। ठीक है? ये ऐसा इसलिए किया गया है कि ऐसा ना हो कि पुलिस के उसमें कह सकते हो दबाव में या किसी और चीज़ के दबाव में हो सकता है कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा हो, उसके दबाव में वो अपने खिलाफ गवाही दे दे। तो अब इसमें क्या प्रावधान है कि जो आप कभी पुलिस के सामने कोई चीज़ आपने स्वीकार कर भी ली है, तो आप कोर्ट में जाके डिनाई कर सकते हैं कि मैंने दबाव में ऐसा बोला था, तो वो क्या हो जाएगा, वो गवाही जो आपने पुलिस के सामने अगर दी है, तो वो शून्य हो जाएगी, ठीक है? ये एक प्रावधान है, अगर पुलिस अगर कुछ कहे, पुलिस के सामने आप कुछ भी बयान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में जाके कह दो मुझसे दबाव में दिलवाए गए हैं दवा और अगर सही हो आप, तो फिर कोर्ट आपको सही ही साबित करेगा, ठीक है? इस चीज़ के बारे में आपने देखा कि आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अब इसमें होता क्या है कि 3 में सब क्लॉज़ में बाँटा गया है, आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3, ठीक है? आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, 20 का सब क्लॉज़ 1 में, इसमें कार्योत्तर विधि से संरक्षण दिया गया है, यानी कहने का तात्पर्य है, किसी व्यक्ति को उसी विधि से दंडित किया जाएगा, जो वर्तमान में लागू है, नई विधि के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है? अपराध किया है, उस समय जो विधि है, उसी से अब उसे कह सकते हो दंड दिया जाएगा। दूसरा क्या है दोहरे दंड से या दोहरे जोखिम से संरक्षण यानी कहने का मतलब यह है एक बार अपराध किया है तो उसे एक बार ही दंडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है एक अपराध के लिए उसे बार-बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है आत्म-अभिशासन तो आत्म-अभिशासन का संरक्षण मतलब क्या है कि इसमें कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता यानी अपने खिलाफ गवाही से इसमें क्या किया गया है रोक लगाई गई है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21 ठीक है? कौन-सा? अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी। आर्टिकल 21 देखेंगे अब। हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति के जो प्राण हैं, व्यक्ति की कह सकते हो जीवन है, उसके स्वतंत्रता की बात की गई है और उसके शारीरिक कह सकते हो सुरक्षा प्रदान की गई है, चाहे तो पुलिस गिरफ्तारी से हो, चाहे किसी अन्य गिरफ्तारी से हो। इसमें क्या करते हैं हम 2 तरह से देखते हैं। 2 तरह से कैसे देखेंगे? कि इसमें देखेंगे हम मेनका गांधी वाला जो केस आया था, उसके पहले के निर्णय और उसके बाद के, यानी कह सकते हो इसकी पहले की स्थिति, यानी इसमें पहले की स्थिति क्या है? 1978 के पहले पहले की स्थिति, ठीक है? और क्या देखेंगे? 1978 1978 के बाद की स्थिति, बाद की स्थिति क्या थी? वो भी देखेंगे। ठीक है? क्योंकि मेनका गांधी का जो केस आया था, उसमें ये अवधारणा स्थिति, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक-एक करके देखते हैं। अब पहले के 1978 के पहले की स्थिति क्या थी? इसमें क्या हुआ था, एक केस आया था, आपको पता होगा कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है? कौन-सा को केस आया था? अगर हम इसमें देखो अब पहले हम इसे देख ले रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य। कौन-सा? मद्रास राज्य। गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये कब रहा है? तो 1951 में आया था। कब आ रहा है? 1951 में। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले स्थिति क्या थी? इसमें कहा गया था न्यायालय द्वारा गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी केवल क्या है? लेटर ऑफ लॉ यानी लेटर ऑफ लॉ का मतलब ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसी के तहत ही आपको क्या किया जाएगा? स्वतंत्रता दी जाएगी, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है लेटर ऑफ लॉ यानी कह सकते विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल लेटर ऑफ लॉ ही क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, यानी नेचुरल जस्टिस को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अभी तक अवधारणा इसमें क्या दी गई कि जो लिखा हुआ है, उसी के तहत क्या दिया जाएगा? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी संविधान में जो लिखा हुआ है, इसमें नेचुरल जस्टिस को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो लिख लो। देखो इसमें देखो इसमें कहा गया इसमें
कहा गया गया कि इसमें कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित स्थापित प्रक्रिया प्रक्रिया लेटर ऑफ लॉ, लेटर मतलब पहले, लेटर ऑफ, चलो आधी हिंदी आधी इंग्लिश कोई बात नहीं, लेटर ऑफ लॉ भी द्वारा प्रकार प्रक्रिया में, ऐसे लिखो, प्रक्रिया में लेटर ऑफ लॉ शामिल है, नेचुरल जस्टिस नहीं, यानी प्राकृतिक न्याय नहीं, ठीक है, नेचुरल जस्टिस नहीं है, यानी प्राकृतिक न्याय शामिल नहीं, ठीक है, शामिल नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अभी क्या है, जो ऐसा लिखा है संविधान में उसी के आधार पर आपको स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा इसमें और कोई चीज़ें, यानी कह सकते हो प्रकृति के आधार पर, या कह सकते हो नेचुरल जस्टिस का जो अवधारणा है उसके आधार पर कोई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संकीर्ण रूप में परिभाषित किया गया, कह सकते हो इसमें क्या किया गया, इसमें जीवन और व्यक्तिगत अधिकार, कह सकते हो व्यक्तिगत अधिकार को संकीर्ण भावना में, या संकीर्ण परिभाषा, संकीर्ण परिभाषा परिभाषा प्रदान की गई, परिभाषा प्रदान की गई, ठीक है। कैसी भाषा, संकीर्ण भाषा प्रदान। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें कहा गया कि नेचुरल जस्टिस इसमें शामिल ही नहीं है, इसमें जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेटर ऑफ लॉ के आधार पर ही इसमें काम किया जाएगा। लेकिन आपको पता है मेनका गांधी का जो केस आया उसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया, तो उसमें क्या किया गया, नेचुरल जस्टिस को शामिल किया गया। तो आप इसमें देख सकते हो, इस वाले में देखते हैं क्या, इसमें क्या हुआ कि 1978 में, आपको पता है 1978 में मेनका गांधी का क्या किया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। जब भारत सरकार का भारत सरकार ने पासपोर्ट जब जब्त कर लिया मेनका गांधी का, तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि मुझे विदेश यात्रा का अधिकार नहीं है क्या, तो तब फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो इसी में विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया था। लिख लो आप, देखो 1978 में मेनका गांधी बाद में, मेनका गांधी बाद मतलब केस होता है, ठीक है, मेनका गांधी बाद में, मेनका गांधी बाद में दिए गए निर्णय पर आधारित है, आधारित है, यानी ये जो सिचुएशन है वो क्या है, मेनका गांधी वाला जो केस था उसमें जो दिया गया निर्णय था उस पर आधारित है। इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 21 को, यानी अनुच्छेद 21 को क्या किया गया, व्यापक परिभाषा दी गई, ठीक है, आर्टिकल 21 को व्यापक स्वरूप दिया गया, व्यापक स्वरूप दिया गया, व्यापक स्वरूप दिया गया, क्या किया गया, व्यापक स्वरूप दिया गया, और कहा गया कि लेटर ऑफ लॉ के साथ साथ प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस को भी शामिल किया गया। तो कह सकते हो इसमें लेटर ऑफ लॉ के साथ प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस
प्राकृतिक न्याय को भी शामिल किया गया। शामिल किया गया। ठीक है, क्या किया गया? लेटर ऑफ लॉ के साथ साथ प्राकृतिक न्याय को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, और परिस्थितियां के आधार पर क्या किया गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसने कहा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि जो व्यक्ति का अधिकार है या जीवन का अधिकार है, वो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, यानी कभी परिस्थिति कुछ कहेगी तो परिस्थिति कुछ होगी, तो उस समय के हिसाब से क्या किया जाएगा? जीवन के अधिकार को, प्राण और दैहिकता के क्षमता के अधिकार को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और इसने कहा कि सभी एफआर के, कह सकते हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कर रही है? सभी एफआर के स्वरूपों में है। ठीक है, और इसने जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, इसने क्या कहा? विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, है ना? इसी में दिया, ठीक है, का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, और भी बाद में बहुत सारे अधिकार दिए गए, है ना? आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जैसे मान के चलो पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, ठीक है, ये सारे अधिकार इसमें दिए गए थे। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी नोट करो, अभी हम ये साफ करेंगे। का अधिकार ये सारे दिए गए थे। ठीक है, इसी को याद रखना। ठीक है, तो मेनका गांधी केस लिख लिया आप लोगों ने कि जीवन के अधिकार का। ठीक है, एक केस और लिख लो इसमें, अगर आप लोग लिखना चाहो तो, क्यों भाई? क्योंकि ये ज़रूरी है कि इस अगर कभी पूछ ले तो आप लोग बता देना। लिखो, देखो ज्ञान कौर बनाम, अच्छा ये साफ कर दें, ये साफ कर रहे हैं हम, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक, एक केस था इसमें, मतलब इसके बाद में आया, ठीक है, 78 के बाद में। ठीक है, तो 78 के बाद वाली स्थिति देख रहे हैं हम, ठीक है, 78 से पहले वाली की स्थिति तो हमने देख ही ली थी। इसमें क्या हुआ था? एक ज्ञान कौर बनाम पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, क्या था? ज्ञान कौर बनाम, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, ये कब आया था? तो 1996 में। ठीक है, कब आ रहा है? 1996 में। ठीक है, देखो इसी में कहा गया था कि व्यक्ति को मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, आप लिख लो कभी पूछा जाए आपसे, तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत, जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार, यानी मृत्यु का, मरने का अधिकार, मरने का अधिकार शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर किसमें कहा गया, आपसे कभी पूछा जाए तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, इसी को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और तो कोई ज़्यादा इतने अच्छे केस है नहीं जिन्हें आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, आप लिखना चाहो तो एक और लिख लो। देखो, शकीला अब्दुल गफ्फार बनाम शकीला, ये दरोगा की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। शकीला गफ्फार बनाम, शकीला गफ्फार बनाम, शकीला गफ्फार बनाम बसंत रघुनाथ ढोकले, वसंत रघुनाथ ढोकले, रघुनाथ ढोकले, रघुनाथ ढोकले। ये आया कब था? 2003। ठीक है, कब आया था? 2003 में। इसमें क्या कहा गया कि पुलिस की कस्टडी में
प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, यानी पुलिस कस्टडी में प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। पुलिस हिरासत में पुलिस हिरासत में प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। ठीक है? यानी पुलिस हिरासत में प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, यानी अब क्या, पहले तो बहुत सारे पुलिस की हिरासत में मृत्यु भी हो जाती थी, अभी भी कभी-कभी सुनने को मिलता है। तो अब आपने ये भी देखा होगा, पुलिस हिरासत में मृत्यु होने के बाद पुलिस को, थाने को या जो भी इंचार्ज है उन्हें उन्हें क्या किया जाता है, कभी सस्पेंड किया जाता है, कभी नो केस भी होता है उनके खिलाफ। तो अब ये इसी केस के बाद शकीला गफ्फार बनाम वो बसंत रघुनाथ, ये वाला केस था, इसी में क्या किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखो आप लोग, आर्टिकल 22। ठीक है? क्या लिखना है? आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 आपको पता है क्या कहता है? गिरफ्तारी में कुछ लोगों को क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है? गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है? या कह सकते हो गिरफ्तार लोगों के सुरक्षा प्रदान कर रहा है। गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसी होती है? कोई बताएंगे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। लिखो, हेडिंग बनाओ। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, 22। इसमें क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में दशाओं में गिरफ्तारी गिरफ्तारी और निरोध निरोध से संरक्षण ठीक है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है? गिरफ्तारी, अच्छा ये गिरफ्तारी, गिरफ्तारी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से क्या है? संरक्षण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसको, आर्टिकल को हम दो भागों में देख सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एक तो गिरफ्तारी और एक निरोध की बात कर रहा है, यानी एक सामान्य गिरफ्तारी की बात कर रहा है और क्या कर रहा है? एक निवारक निरोध की बात कर रहा है। यानी तो इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। दो तरह से कैसे देख सकते हैं? एक तो हम देख सकते हैं आर्टिकल 20 से 22 तक, है ना? आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 2 तक। ठीक है? और क्या देखेंगे? हम देखेंगे आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 से सब क्लॉज 7 तक। कहाँ तक? 7 तक। ठीक है? सब क्लॉज 7 तक। इसमें क्या है? सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा है। इसमें जब सामान्य विधि के तहत कोई गिरफ्तार होता है, उससे सुरक्षा है। ठीक है? सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी गिरफ्तारी से सुरक्षा। ठीक है? गिरफ्तारी से सुरक्षा। ठीक? और इसमें क्या है? निवारक निरोध, आपने सुना होगा निवारक निरोध। ठीक है? तो उससे संबंधित है। किससे? निवारक निरोध। अभी बताएंगे क्या होता है निवारक निरोध से संबंधित। ठीक है? ये किससे है? निवारक निरोध से संबंधित है। देखो, सामान्य में अगर हम देखें तो आप लोग 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है? इसमें नंबर 1 लिखो। देखो, को यथाशीघ्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र शीघ्र यथाशीघ्र
गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे। के कारण बताने होंगे। ठीक है? दूसरा इसमें क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसे क्या है वकील से परामर्श लेने की बात की जाएगी, है ना? वो वकील से परामर्श लेने के अधिकार दिया जाएगा, कह सकते हो वकील से परामर्श की सुविधा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? वकील से परामर्श वकील से परामर्श वकील से परामर्श की सुविधा। ठीक है? क्या दी जाएगा? वकील से परामर्श की सुविधा दी जाएगी, ठीक है? तीसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति है, जो गिरफ्तार किया गया है, उसे जो आने-जाने का जो समय है, उसे काट कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो लिखो 24 घंटे के भीतर ऐसे लिखो, आने-जाने के समय को छोड़कर आने-जाने यानी कह सकते हो यात्रा यात्रा के समय को छोड़कर यात्रा के समय को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या कह सकते हो कोई उसका अधिकारी हो, है ना? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने या के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है? क्या करना होगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो सुविधाएँ हैं, वो उसे नहीं प्रदान की जा सकती जो क्या हो, शत्रु देश का नागरिक हो या जिस पर निवारक निरोध लगा हो या कह सकते हो कि किसी अन्य कारण से गिरफ्तार किया गया हो, ठीक है? तो इसमें लिखो निवारक निरोध में। निवारक निरोध में क्या है? देखो ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, तो इसमें तो ये 3 चीज़ें हैं। अब निवारक निरोध में क्या किया गया है कि ये कह सकते हो बहुत बहुत हार्ड चीज़ है। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक निरोध में, ठीक है? तो आप पहले एक काम करो, निवारक निरोध में जो थोड़ा उसका अर्थ है वो लिख लो, है ना? इसका अर्थ क्या है? अपराध करने से पहले व्यक्ति को क्या कर लेना? गिरफ्तार कर लेना, है ना? क्या कर लेना? निवारक निरोध का अर्थ क्या है कि अपराध करने की शक पर या अपराध करने की स्थिति आने से पहले ही क्या कर लेना? व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना या नज़रबंद कर देना, ठीक है? अब नज़रबंद या गिरफ्तार कर लिया तो कानून कौन-सा है? निवारक निरोध। तो इसमें 3 महीने तक तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ना कोई न्यायालय के सामने या किसी के सामने पेश करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं 3 महीने तक, ठीक है? तो लिख लो। इसका अर्थ क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है निवारक निरोध का, तो क्या है? किसी को शक के आधार पर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर या अपराध करने की आशंका के आधार पर ऐसे लिख लो, अपराध करने की आशंका के आधार पर आशंका के आधार पर पहले ही पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लेना गिरफ्तार कर लेना
कर लेना, ठीक है? ध्यान रखना, क्या है? आशंका के आधार पर ही, ठीक है? आशंका के आधार पर ही क्या कर लेना? किसी को गिरफ्तार कर लो, यानी कि जब उस पर कोई ऐसा लग रहा है कि अपराध करेगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा? उस अपराध में कह सकते हो शामिल जो भी होने जा रहा है उससे पहले ही गिरफ्तार कर लो, ठीक है? तो इसमें कौन से रखे जा सकते हैं? जैसे मान के चलो क्या है? निवारक निरोध के तहत निवारक निवारक निरोध गलत कैसे हो रहा है? निरोध के तहत ये गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है? शत्रु देश का व्यक्ति हो, शत्रु देश का नागरिक, नागरिक या व्यक्ति कुछ भी कह दो, ठीक है? और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो क्या करें? देश विरोधी भावना या देश विरोधी कार्य। देश विरोधी कार्य। अगर ये सारे काम कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? ये तीनों चीज़ें उसे नहीं प्रोवाइड की जाएँगी। कहने का तात्पर्य ये है कि निवारक निरोध के तहत अगर जो या मान के चलो शत्रु देश का नागरिक है या देश विरोधी कार्य कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा है, तब फिर उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी जाएँगी। ना तो उससे कोई ज़रूरी है कि कारण बताया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कारण बताया जाए, वकील का परामर्श दिया जाए, ना दिया जाए, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है और या कह सकते हो ये 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने की बात की जा रही है, ये भी इस पे लागू नहीं होती है इन लोगों पर, ठीक है? अब न्यायिक निरोध में बात की गई निवारक निरोध में बात क्या की गई है, ठीक है? ये लिख लो, इसके आगे वाला लिखना है तो निवारक निरोध में, लिखो इसमें। अच्छा निवारक निरोध में आपने देखा होगा समय-समय पर लोगों ने क्या किया है कि निवारक निरोध के तहत अलग-अलग स्टेटों ने कुछ कह सकते हो विषय बनाए या कह कह सकते हो कानून बनाए, ठीक है? तो एक थोड़ा एग्ज़ाम्पल में लिख लो। देखो, इसके तहत निवारक निरोध नहीं पढ़ना है, ठीक है? निवारक निरोध के तहत केंद्र और राज्यों ने के तहत केंद्र केंद्र व राज्यों ने कई कानून बनाए हैं कानून बनाए हैं जैसे एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा रासुका, एनएसए, है ना? रासुका, एनएसए बात देखिए, है ना? रासुका, एनएसए 1980 में बना था, है ना? इसी प्रकार राज्यों ने भी अलग-अलग अपने-अपने कानून बनाए जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, है ना? जैसे यूपी कोका ठीक है? क्या है? यूपी कोका, है ना? यूपी कोका एक्ट 2017 में आया था, उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा देने जा रहे हो उन्हें पता होना चाहिए। यूपी कोका एक्ट 2017 ठीक है? यूपी कोका एक्ट, ऐसे ही मकोका है, ठीक है? मकोका मतलब महाराष्ट्र कोका, मकोका है, ठीक है? मकोका है और गुकोका हो जाएगा, है ना? मतलब गुजरात कोका, टाडा है, पोटा है, मीसा है, ये सब इसी के तहत आ जाएँगे ना? टाडा है, टाडा है, पोटा है, ये सब कानून इत्यादि कानून क्या है? इसी के तहत आएँगे, ठीक है? आदि। अब इसमें निवारक निरोध में कहा क्या-क्या गया है? तो लिख लो। देखो, निवारक निरोध के तहत निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति को व्यक्ति को गिरफ्तारी का गिरफ्तारी का कारण बताना कारण बताना ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है,
ठीक है? गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर बता दिया जाता है कभी-कभी, ठीक है? देखो, जैसे 3 माह तक 3 माह तक सामान्य रूप से 3 माह तक सामान्य रूप से गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। कितना? 3 महीने तक, और 3 महीने से अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या होगा? एक आयोग बनेगा, उसके सुझाव पर ही लिखो देखो, लेकिन 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 इससे अधिक इससे अधिक समय के लिए समय के लिए गिरफ्तार करने के लिए करने के लिए सलाहकार बोर्ड का सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है? क्या किया जाएगा? एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी तो अध्यक्ष कौन होगा? किसी भी हाई कोर्ट का, ठीक है? किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व, हाई कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व भूतपूर्व क्या हो? न्यायाधीश हो। ठीक है? क्या हो? न्यायाधीश हो। ठीक है? कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट का हो। कब का? वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट का। इसका क्या बनेगा? ये अध्यक्ष बनेगा। और अगर इसने अगर आगे की बात कह दी अगर बढ़ाने की, तो वो जितने समय की कह दे उतने समय क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? इस चीज़ को ऐसे देखना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आर्टिकल 22 है, वो 2 तरह से बात करता है। एक क्या करता है? सामान्य गिरफ्तारी के संबंध में बात करता है, और एक निवारक निरोध के संबंध में बात करता है। ठीक है? इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है? और आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे कवर। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम एक में रेट देख लेंगे और पीआईएल वगैरह देख लेंगे। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।